नमस्कार, यह है सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। कनाडा और भारत के बीच जो तनाव बना हुआ है उसमें अब एक नया एंगल भी सामने आया है। हालांकि कनाडा ने भारत के संदर्भ में अलग से कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उसने छात्रों के लिए नए वीजा नियमों का ऐलान किया है और इन नए नियमों का एक बड़ा असर पड़ेगा भारतीय छात्रों पर। नए नियमों के तहत कनाडा ने छात्र वीजा में 35% कटौती कर दी है। 2023 में कनाडा ने 5,79,000 वीजा जारी किए थे, लेकिन इस साल ये घटकर 3,64,000 रह जाएगा। 35% की कटौती। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों और प्रांतों के परमिट की संख्या भी उनकी जनसंख्या के हिसाब से तय होगी। छात्रों को इन प्रांतों की मंजूरी भी अपने साथ लानी होगी। ये बंदिश अगले 2 साल रहेगी, क्योंकि नए नियम 2025 के अंत में आएंगे। कनाडा सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद दुनिया भर के छात्रों को निजी संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले नाजायज किस्म के फायदों से बचाना है। बाहर से आ रहे छात्रों का असर वहां आवास और बाजारों पर दिख रहा है, लेकिन इन नए नियमों का सबसे ज्यादा नुकसान भारत के ही छात्रों को होगा, क्योंकि कनाडा के छात्र वीजा में सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं का है। 2023 में 2,15,000 भारतीय छात्रों को वहां पढ़ने का वीजा मिला। ये उस साल दिए गए कुल परमिट का 37% था, जबकि 2022 में 2,25,000 से ज्यादा छात्र कनाडा गए। ये कुल छात्र वीजा का 41% था। ये साफ है कि नए नियमों में भारतीय छात्रों की तादाद कम हो जाएगी। कुछ नियम छात्रों के पोस्ट ग्रेजुएट कामकाज की शर्तों से भी जुड़े हैं। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में कनाडा जाने वाले छात्र कम होंगे, लेकिन फिर ऐसी हालत में इन छात्रों के पास क्या विकल्प है? बेशक दुनिया भर में कई विश्वविद्यालय हैं जहां भारतीय छात्र जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के कई कैंपस अब भारत में भी खुल रहे हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? तो ये सवाल इस वक्त बना हुआ है और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। और ये मेहमान हमारे साथ हैं अमरजोत सिंह, जो कि लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, और पंकज कोहली जो छात्र हैं, माफ कीजिएगा, प्रांजल कोहली जो कि छात्र हैं। प्रांजल, आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब ये खबर आपने सुनी कि ये वीजा की कटौती हो रही है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या आप कनाडा जाना चाह रही थी? क्या प्लान है आपके फर्दर स्टडीज का? तो जब मुझे ये पता चला था कि कनाडा का जो वीज़ा है और जो इमिग्रेशन प्रोसेसेस हैं, विच इज़ इन दिसंबर, मुझे पता चला था, तो उस टाइम पर मेरा प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। जो मेरी फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है, वो सब तो कट ही चुकी थी, एंड मैं अब आगे अपनी ट्यूशन फीस वगैरह भी पे करने वाली थी। तो उस टाइम पे थोड़ा चैलेंजिंग था डिसाइड करना कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी के रिफॉर्म से पहले भी दिसंबर में हमें पता चल गया था एज अ स्टूडेंट। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था ऑनेस्टली फ्यूचर को लेकर। बट तो अभी उसके आपके बाद आपको एडमिशन मिल चुका है वहां, या क्या ये प्रोसेस में है? मुझे एडमिशन दिसंबर में मिल गया था, हाँ। लेकिन उसके बाद मेरे वहाँ पे काफ़ी रिलेटिव्स और नोन्स हैं जिनसे मुझे न्यूज़ मिली थी कि वहाँ पे अभी रिफॉर्म्स होंगे बहुत जल्दी। मुझे मई में तो जाना ये था, बट वीजा कैपिंग हुई है 35%, तो इससे जी, असर पड़ेगा जो अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उन पे भी, आगे आने वालों पर? क्या आपके हाँ, जाने पे किसी तरह का कोई असर इससे पड़ा है इससे? हाँ जी, मेरे को अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप करनी पड़ी थी, क्योंकि जो मुझे पता चला था, क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ पे इतनी हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है और इमिग्रेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। प्लस वहाँ पे जो एक्सपेंसेस राउंड ऑफ होकर आते हैं हमारे लिए, वो भी बहुत इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से जो बजट्स हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा हिल गया था, एंड सारा कुछ दोबारा से रीवैल्यूएट करना पड़ा था, जो वो काफी चैलेंजिंग था। तो अब क्या आपके पास विकल्प है, स्पेशली जब ये 35% कैपिंग की बात हुई है, जिसमें आपको लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा कनाडा प्रेफर करते हैं? और आपने भी कनाडा को क्यों चुना था, ये भी जानना चाहूंगी मैं। कनाडा को चूज करने का बेसिक रीजन तो यही था, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है।
इवन जो मेरे रिलेटिव्स हैं, किस नोन्स हैं, स्ट्रीम में उनको आप भी। जा रही हैं, क्या आपकी पढ़ाई है? मुझे स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना था, क्योंकि मेरा अभी अभी ग्रेजुएशन 23 जुलाई रफली में ख़त्म हुआ था। तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आगे करना था, लेकिन अगेन जब वो पूरा प्रोसेस थोड़ा हिंडर हो गया था रिफॉर्म्स के हम्म। चक्कर में, उसके हम्म। बाद हाँ मतलब मेरे पास अभी आई एम मतलब मैं ऑप्शंस देख रही हूँ, और कि तो मैं अभी कुछ आगे क्या आपके कर सकती दूसरे हूँ। विकल्प जो हैं वो क्या हैं? और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या और जगह जहां पर सेकंड चॉइस? कनाडा चूज करने का एक रीजन ये भी था, क्योंकि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो मेरे लिए एज अ इंडियन वहाँ पे जाना थोड़ा इजियर था, कि लैंग्वेज हम्म। बैरियर्स इतने नहीं आते। ओके। जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज हैं और जो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज हैं हम्म। उनके कंपैरेटिवली, तो अगर हम्म। और किसी कंट्री में भी मैं अगर चूज करूंगी जाना, तो प्राइमरीली एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ही तो होगी। लैंग्वेज की सहूलत भी थी इसलिए आपने चूज किया था। अमरजोत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। आप इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? कितने ज़्यादा भारतीय वहाँ जा रहे थे, भारतीय स्टूडेंट्स, और अब ये 35% का कैपिंग जो है वो उन पे क्या असर डालेगा? मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि कनाडा में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भरमार हो चुकी है। अभी भी पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं, सब इंडिया से ही हैं। वहाँ पर कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आप जाओ तो उस क्लासरूम में इंडियन के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, कोई लोकल कैनेडियन तो दिखता ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ से सिर्फ जाते हैं पीआर के लिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैडम ने कहा कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को में प्रेफरेंस है, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो अमेरिका भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन यहाँ पर पीआर के चांसेस इतने इजी नहीं है कनाडा में, थोड़े इसलिए इस करके इजियर है। सारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पर। जब हम्म। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट इतने सारे यहाँ पर आ गए हैं तो हाउसिंग की शॉर्टेज हो रही है। यहाँ पर काम नहीं मिलता लोगों को और महंगाई बहुत है। इस करके ये मेन रीजंस हैं कि जो वहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और सारे हाउसिंग की भी उनको समस्या नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ब्रैम्पटन मिसिसागा एरिया में जो बाहर सड़कों पे सो रहे हैं, गुरुद्वारे मंदिरों में सो रहे हैं, उनके पास जगह नहीं रहने की। तो सरकार ये देखती है, तो ये सबसे बड़ा ड्रास्टिक रीजन ये है कि इसको कम करने के लिए उन्होंने तो स्टूडेंट की तादाद को कम 35% करना है। कैपिंग जो है, 35% के कैपिंग जो की गई है वीजा पे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ जी। पर आप कह रहे हैं कि ओवर पॉपुलेटेड, एक तो स्टूडेंट्स बहुत ओवर। ज्यादा संख्या में आ गए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट की बिल्कुल। प्रॉब्लम, हाउसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें सबसे बिल्कुल। ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो भारतीय छात्रों का है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में भारतीय छात्र गए हैं। तो अब जो वहां जाना चाह रहे हैं उन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा ये भी इसमें कहा गया, जो नए नियम है, कि अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग रीजन्स के परमिट की संख्या भी उनकी जनसंख्या के हिसाब से तय होगी, वहां का जो पॉपुलेशन है। तो अभी क्या उस, ट्रेंड था और इसका क्या मतलब है? उस जी जी, उसकी वजह यह है कि अब इंडिया की बात करें, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी टोटल स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, उसके 40% या 45% इंडियन इंडियन पॉपुलेशन से है। तो आप सारे जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स दे एक्चुअली गो टू टोरंटो एरिया जाते हैं या वैंकूवर जाते हैं, क्योंकि वहां पर पुराने इनके दोस्त वगैरह फैमिलीज वगैरह रह रहे हैं, तो वहीं पर जाके भरमार है सबकी। तो इस तरह से जो ओंटारियो प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया है और एक नोवा स्कोशिया है, इनमें सबसे ज्यादा एज अ पर कैपिटा बेसिस स्टूडेंट ज्यादा हैं। तो इनसे कटौती शुरू होगी, यहाँ से कम करेंगे, ऐसे परसेंटेज वाइज यहाँ से शुरू होगा और धीरे धीरे फिर अपने बाकी में तो तब नॉर्मल है। तो ये उसकी वजह है। और इससे सबसे ज्यादा असर आप कह रहे हैं वहां पे हाउसिंग में हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है। अब भारतीय छात्र जो जा रहे हैं, वो बताया जाता है कि 2023 में 2,15,000 भारतीय छात्रों को वहां पढ़ने का वीजा मिला। आप लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, ये जो ट्रेंड है ये आपने पिछले सालों में कैसे देखा? ये लगातार बढ़ रहा है, बीच में कहीं कुछ कमी भी आई थी, और ऑन एवरेज कितने स्टूडेंट इंडिया के जाते हैं सालाना? ये लगातार मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा, क्योंकि इजी है। ऐसा मैंने बताया कि पीआर लेने का एक ट्रेंड है वहाँ पर, इजी है। और पीछे की जो गवर्नमेंट्स थी तो वहाँ से पिछले 8-10 साल से तो इजी हो रहा है, इसलिए वहाँ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, करीब करीब 5 लाख नए स्टडी वीजा ऑल ओवर द वर्ल्ड इशू होते हैं। उसमें से जैसे मैंने बताया, मैंने करीब करीब 40%, 2 लाख, 2 लाख 2.5 लाख तो ये इंडिया से ही आते हैं। तो ये इनका मेजोरिटी ऑफ इनका जो हमारा इंडिया का चंक है, तो ये जाता है वहां पर।
तो इस पे अब सभी का काम होगा। कनाडा ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के तौर पे क्यों उभर रही है भारतीय छात्रों के लिए? अमरजोत जी, आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, तो आप देखते होंगे कि ज्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स, और भी विकल्प ऑप्शंस हैं दूसरे देशों के भी? देखिए, ऐसा है कि जितने भी जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है इंडिया से जो बाहर जाना चाहती है पढ़ाई करने के लिए, तो वो दो मैं एक श्रेणी में डिवाइड करता हूँ। एक तो होते हैं जो बहुत टॉपर मटेरियल है, जो कंप्यूटर साइंस वाला ऐसे बहुत हाई लेवल की कोर्सेज पढ़ते हैं और पीएचडी मास्टर्स करते हैं, वो उनका प्रेफरेंस होता है कि अमेरिका जाएं, या उसके बाद कहीं स्कॉलरशिप मिलती है जैसे इंग्लैंड वगैरह जाते हैं तो जाते हैं। जिनका वहां नहीं होता तो वो सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं, कनाडा वगैरह और छोटी छोटी कंट्रीज वहां पर देखते हैं। तो अब अमेरिका में भी अगर जो जाते हैं तो वहां पर ग्रीन कार्ड मिलना पॉसिबल नहीं है इतना इजी। तो पीआर का जो चांसेस है जो कनाडा में सबसे ज्यादा आसान है, इसलिए लोग कनाडा की तरफ करते हैं। और जितने भी, जैसे मैंने बताया आपको कि 40% जो स्टूडेंट्स है इंडिया के हैं, उसमें से मैं समझता हूं कि उसमें से भी 60% जो है नॉर्थन बेल्ट के हैं, पंजाब हरियाणा के हैं, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनके पास यहाँ कोई रोजगार नहीं है और जिनको मतलब कि कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो वो कहते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं चल भाई तू कनाडा चल। तो ये चक्कर है। अब ये सारा रुक जाएगा जी। अभी तक ये ट्रेंड उभर रहा था कि एक अच्छा विकल्प, आसान था वहां पे जाना, प्रक्रिया आसान थी। अमरजोत सिंह जी, धन्यवाद आपका। प्रांजल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जैसा अमरजोत जी भी बता रहे थे, जो कि लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, कि जो कनाडा में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, अगर 5 लाख तो उसमें से 2.5 लाख 2 लाख तो भारत के होते हैं, यानी कि 40-45 से लेके 50% तक भारतीय स्टूडेंट होते हैं। तो अब जब 35% की कैपिंग की जा रही है, उसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा। उन खास करके जो उत्तरी भारत का इलाका है, जो हरियाणा पंजाब का इलाका है, जहाँ से ज़्यादा छात्र कनाडा जाते थे, उनके लिए ये विकल्प जो है इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम सच की पड़ताल में, और आगे खबरें देखेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में किस तरह की रोकथाम की जा रही है अब स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, एक ब्रेक के बाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के खिलाफ कोचिंग संस्थान अदालत जाएंगे। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने पर रोक लगाई थी। इसी का संस्थान विरोध कर रहे हैं। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कोचिंग संचालक से बात की हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बाद से कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं वो क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर, आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं मृत्युंजय नारायण जी, वो हमारे साथ हैं। सर, धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। पहला सवाल ये है कि इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया है 4 दिन हो गए इसको, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें कमियां जो आपको लगता है कि ये सरकार ने आपका पक्ष नहीं जाना इस पर? कोटा की जो प्रॉब्लम को नेशनल लेवल प्रॉब्लम बना के उसी डायरेक्शन में सब चीज़ें इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो आपका जो फेडरेशन है इस फैसले के खिलाफ, क्या आप लोग कोई कोर्ट जाने की तैयारी में है? लॉ, अपने लॉ का कुछ, बिकॉज स्टूडेंट्स का जो राइट्स है, राइट टू एजुकेशन है, बिकॉज स्कूल की जो पढ़ाई है वो सफिशिएंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का। पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिसके ऊपर आप गाइडलाइंस बना रहे हो, तो एटलीस्ट जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुलाइए, कैसे कोचिंग संस्था चलती है, समझिए पहली चीज़ों के लिए क्या क्या उनके चैलेंजेस और कैसे कैसे ये चीज़ आगे गाइडलाइंस बनानी है। तो सबसे बड़ा जो सैड पार्ट इसमें रहा है पूरी प्रक्रिया में, यही रहा है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को आपने नहीं बुलाया है। माहौल ऐसा है कि सबका, मतलब 3 में से 2 का बच्चा बच्चा कोचिंग में जा रहा है, एक का नहीं जाएगा, तो एक प्रेशर भी रहता है कि मेरे बच्चे को भी कोचिंग जाना पढ़ना है। उससे एक प्रेशर कम्युनिटी में, सोसाइटी में आ जाती है, उससे पेरेंट्स सबको कोचिंग भेजते हैं। आपको लगता है इसको कम डाउन करने के लिए, कट डाउन करने के लिए सरकार एक इनिशियल स्टेप उठा रही है, आगे चल के अभी नहीं 5 साल 10 साल बाद कुछ चेंजेस आएगा इसमें? मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई बदलाव आने वाला है। अगर आप देखें, पहली चीज़ कि कोचिंग एक सप्लीमेंट है स्कूल एजुकेशन के साथ, एक्स्ट्रा हम विटामिन डी जैसे लेते हैं, तो एक सप्लीमेंट है।
तो ये भी एक विटामिन की तरह ही काम करता है, जो भी परीक्षा है या जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है और उसको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा करना है तो वो कोचिंग जाता है। मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, सोल्यूशन है डीप डाउन जाके समझना कि कहाँ खामी है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली जो है निचले स्तर पे सही काम नहीं कर रही, या फिर हमारे जो परीक्षाएं हैं जिसके बेसिस पे आप दाखिला ले रहे हैं वो इतनी मुश्किल है जो उसकी पूर्ति वहाँ नहीं हो रही, तो आदमी आएगा। सरकार का जो ये आदेश है वो जैसा बताया सब फेडरेशन के लोगों ने कि जल्दबाजी में फैसला भी है, दूसरा कह सकते हैं कि इस पर सबसे कंसल्टेशन नहीं किया गया क्योंकि इसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिसको समझना होगा। और साथ ही इनका ये कहना है कि कोचिंग जो है पेरेंट्स खुद आते हैं, ऐसा नहीं कि फोर्सेबल एजुकेशन है, और ये वैल्यू एड ऑन करते हैं बच्चों के, छात्रों के एजुकेशन में। तो सरकार ये चाहते हैं कि सरकार इस पे एक बार रिकंसिडर करे ताकि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे छात्रों के हित में इस पॉलिसी को बनाया जा सके, इस पे कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार दोनों काम कर सके। कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।